साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो PT 365 नामक सीरीज निकाली गई है, उसका राज्य व्यवस्था PT 365 को यहाँ पर देख रहे हैं और उसका जो छठा सेक्शन है महत्वपूर्ण विधान और विधेयक, उसको यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पेशा अधिनियम, इसे शॉर्ट में आप पेशा अधिनियम भी कहते हैं, पेशा अधिनियम 1996 की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम या पेशा अधिनियम 1996 के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243M 243M के तहत संविधान के भाग 9 में निहित 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है। भाग 9 में निहित 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है। हालांकि संसद को विधि द्वारा अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों में इसके प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार है। संसद को विधि द्वारा, संसद के इस कार्य को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। पेशा अधिनियम को दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर, ध्यान रखिएगा किस समिति की सिफारिश पर? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1996 में जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु अधिनियमित किया गया था। पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है, संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के पंचायती राज के प्रावधान जो कि भाग 9 में है को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244 के खंड 1 के अंतर्गत 10 राज्यों के 5वीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। ये 10 राज्य कौन से हैं जहाँ पे अधिनियम लागू होता है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र अधिक हैं। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। यह इन क्षेत्रों में ग्राम सभा और समुदाय की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य सरकार को प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार हस्तांतरित करने का निर्देश देता है। पंचायती राज मंत्रालय पेशा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पेशा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की प्रमुख शक्तियों के बारे में बात करें तो देखिए, भूमि अधिग्रहण, भूमि के हस्तांतरण को रोकने, भूमि अधिग्रहण और भूमि के हस्तांतरण को रोकने और हस्तांतरित भूमि की पुनः प्राप्ति के मामलों में अनिवार्य रूप से परामर्श देने की शक्ति है इसके पास। सभी सामाजिक क्षेत्रों और स्थानीय योजनाओं से जुड़े संस्थानों एवं अधिकारियों पर नियंत्रण, छोटे जल निकायों का प्रबंधन, लघु वनोपजों का स्वामित्व, इसके अतिरिक्त शराब की बिक्री, उपभोग पर नियंत्रण और प्रतिबंध, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले ऋण पर नियंत्रण इत्यादि भी इनके शक्तियों के तहत आते हैं। वहीं पुनर्वास, स्थान परिवर्तन एवं पुनर्बहाली और गौड़ खनिजों के खनन के लिए संभावित लाइसेंस और खनन पट्टा भी इनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब पेशा अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की बात करें तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं और सहभागी लोकतंत्र और पंचायती राज अधिनियमों को प्रोत्साहन देना, पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए विधान, रूढ़जन विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदायों के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों के अनुरूप होंगे। प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा विवाद निपटान के रूढ़जन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में न्यूनतम 50% सीटों का आरक्षण होगा, जो सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के साथ उपबंधित होगा। ग्राम सभाओं की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व की बात करें तो ग्रामों में सभी विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान करना, लाभार्थियों की पहचान करना तथा निधियों के उपयोग के प्रमाण पत्र जारी करना। वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात करें तो सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, इंग्लिश में कहें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के त्वरित कार्यान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को एक संयुक्त संदेश प्रेषित किया है। ठीक है, किसने? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम को प्रायः वन अधिकार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पूछा जाए वन अधिकार अधिनियम कब का है? 2006 का है।
इस अधिनियम के बारे में बात करें तो यह अधिनियम वन भूमि पर अधिवासित अनुसूचित जनजातियों फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स FDST तथा अन्य परंपरागत वनवासियों अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स OTFDS के वन अधिकारों और उपजीविका को मान्यता प्रदान करता है। ये पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं किंतु इनके अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती थी। यह व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों का प्रावधान करता है जिन्हें निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व का अधिकार, तो यह जो है FDST अर्थात यहाँ पर हमने बात की थी इसकी, वन भूमि पर अधिवासित अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकतम 4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है। उपयोग के अधिकार, लघु वनोपज संग्रह, चराई मत्स्यन, वनों में जल निकायों तक पहुंच आदि के अधिकार भी दिए गए हैं। राहत और विकास संबंधी अधिकार, इसके तहत अवैध निष्कासन या बलपूर्वक विस्थापन के मामले में पुनर्वास प्रदान करना और समुदाय की बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकासात्मक उद्देश्यों हेतु वन भूमि आवंटित करने का अधिकार देना। वन प्रबंधन अधिकार, इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन तथा या संरक्षण या प्रबंधन के अधिकार शामिल हैं जिससे वह पारंपरिक रूप से संधारणीय उपयोग के लिए सुरक्षित और संचित करते रहे हैं। ज्ञान अधिकार, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार तथा पारंपरिक प्रथागत अधिकारों को मान्यता प्रदान करना। ग्राम सभा, देखिए ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट या सामुदायिक वन अधिकार कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स या दोनों, जो FDST और OTFD ये क्या थे फिर से देख लीजिए, वन भूमि पर अधिवासित अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों के संबंध में को दिए जा सकते हैं। तो इसकी प्रकृति एवं सीमा को निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार जो है किसको दिया गया है, ग्राम सभा को दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है। ये जो वन अधिकार अधिनियम 2006 इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य वनवासी समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सही करना या उसकी प्रतिपूर्ति करना तथा अनुसूचित जनजाति के वनवासियों तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को भूधारण अधिकार, आजीविका और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा वनों की संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है। आगे चलते हैं। आगे इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। सामुदायिक वन संसाधन क्या होता है, इसका तात्पर्य गांव की पारंपरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत सामान्य वन भूमि से है। इसमें चारावाह समुदायों द्वारा मौसमी आधार पर उपयोग किए जाने वाले ऐसे भू परिदृश्य भी शामिल हैं जिसमें समुदाय की पारंपरिक पहुंच रही है। ऐसे भू परिदृश्य में आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र जैसे कि अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। लघु वनोपज की बात करें, इसमें बांस, झाड़ियाँ, ठूठ, बेत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू या तेंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियाँ, जड़, कंद सहित पादप उत्पत्ति के सभी गैर काष्ठीय वन उत्पाद शामिल हैं। वनवासी अनुसूचित जनजातियाँ, देखिए अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय जो प्राथमिक रूप से वनों में वास करते हैं और जो आजीविका की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के पशुचारक समुदाय भी शामिल हैं। अन्य पारंपरिक वनवासी क्या हैं, कोई भी सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों से मुख्य रूप से वनों में निवास करता हो और जो अपनी आजीविका की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं, वो अन्य पारंपरिक वनवासी कहलाते हैं। महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है, इन्हें स्थानीय रूप से नियुक्त विशेषज्ञों के परामर्श के बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किया जा सकता है। किसके द्वारा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। वन ग्राम क्या होते हैं, वह बस्तियां जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए वनों के अंदर स्थापित की गई हैं या जिन्हें वन आचरण प्रक्रिया के माध्यम से वन गाँव में परिवर्तित किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2001, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 सुर्खियों में क्यों रहा है, तो देखिए सुर्खियों में रहने का रीजन है कि संसद ने किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन करता है। संक्षिप्त पृष्ठभूमि को इसकी देखें, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किशोर या जुवेनाइल कहा जाता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों तथा
देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की समस्याओं से संबंधित है। यह कुछ मामलों में विधि का उल्लंघन करने वाले 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों पर वयस्कों के रूप में अभियोजन या मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम को किशोर अपराध कानून तथा किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित करने हेतु पारित किया गया था। ये जो 2015 का कानून था, यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग संबंधी हेग अभिसमय जो कि 1993 का है तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करता है। वर्तमान में अधिनियम द्वारा किए गए जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों की बात करें तो देखिए, पहला है क्या आधार है दत्तक ग्रहण का। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संबंधित प्रावधान क्या था कि एक बार दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट्स द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वहीं अधिनियम की विशेषता क्या रही है? मामले का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने हेतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सहित एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दत्तक ग्रहण का आदेश देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों के लिए जारी कर सकते हैं। ठीक है, डीएम और एडीएम दोनों कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कार्य क्या हैं? मुख्य अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभिन्न अधिकरणों के कार्यों का प्रभावी ढंग से समन्वय और उनकी निगरानी करने हेतु डीएम सहित एडीएम को भी अधिकृत किया गया है। उन्हें जिला बाल संरक्षण एवकों अर्थात डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और विशेष किशोर संरक्षण एककों की निगरानी करने और बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तथा किशोर न्याय बोर्डों, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कार्यप्रणाली की त्रैमासिक समीक्षा करने हेतु अधिकृत किया गया है। अगला अपील के आधार में, तो इसमें क्या है, बाल कल्याण समिति द्वारा जो 2015 का अधिनियम था उसमें जो संबंधित प्रावधान रहा है, बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के लिए कोई अपील नहीं होगी जिसमें यह निर्णय किया गया है कि उक्त बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यह विधेयक जो है, इस प्रावधान को जो नया विधेयक लाया गया है 2021 का, इस प्रावधान को हटाता है। डीएम द्वारा पारित दत्तक ग्रहण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर के समक्ष अपील दायर कर सकता है। ऐसी अपीलों का निपटान अपील दायर करने की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। अगला आधार क्या है? गंभीर अपराध के संबंध में। तो देखिए, 2015 के अधिनियम में क्या था, किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। जघन्य अपराध, हीनियस ऑफेंस किसे माना जाता है? जिस अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता आईपीसी या किसी अन्य कानून के तहत 7 वर्ष के कारावास या का न्यूनतम दंड दिया जा सकता हो। घोर या गंभीर अपराध, सीरियस ऑफेंस, ऐसे अपराध जिनके लिए 3 से 7 वर्ष के कारावास का उपबंध हो। और छोटे अपराध, पिटी ऑफेंस, ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम का कारावास का उपबंध है। किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसी गंभीर अपराध के आरोपी बच्चे के बारे में जांच करेगा। जो नया परिवर्तन किया गया क्या है, यह विधेयक जो 2021 का विधेयक है, यह विधेयक कुछ अपराधों को शामिल करने के लिए घोर गंभीर अपराध की परिभाषा को, जो सीरियस ऑफेंस वाला पोर्शन है, इस परिभाषा को पुनः परिभाषित करता है, जिनके लिए निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं। जिन अपराधों के लिए 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम की अवधि की न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा। जिन अपराधों में अधिकतम सजा 3 वर्ष से अधिक कारावास है लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा का उपबंध नहीं है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर या घोर अपराध माना जाएगा। यह उपबंध शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वाद में उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। आगे बात करते हैं अभिहित न्यायालय के बारे में, डिजिग्नेटेड कोर्ट के बारे में। 2015 का जो अधिनियम था उसमें क्या था, बालकों के विरुद्ध अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है कि मामलों में बाल न्यायालय जो एक सत्र न्यायालय के समान होता है में अभियोजन चलाया जाएगा। अन्य अपराधों जिसमें 7 वर्ष से कम कारावास के दंड का प्रावधान है के संबंध में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन चलाया जाएगा। 7 वर्ष वाले में बाल न्यायालय और 7 से कम वाले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन चलाया जाएगा। जो वर्तमान में परिवर्तन किया गया है अधिनियम में, इसमें प्रावधान किया गया कि अधिनियम के तहत सभी अपराधों पर अभियोजन बाल न्यायालय चिल्ड्रंस कोर्ट में चलाया जाएगा। अलग अलग ना कि 7 वर्ष से अधिक वाले या 7 वर्ष से कम वाले, इनका जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। सभी एक ही अभियोजन बाल न्यायालय में ही सारे अपराधों पर केस चलाए जाएंगे। अगला है बालकों के विरुद्ध अपराध के संबंध में जो अपराध आधार है, इसके आधार पर तो 2015 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत कोई अपराध जिसमें 3 से 7 वर्ष के बीच कारावास के दंड का प्रावधान है, संज्ञेय अर्थात जहां बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति होती है और गैर जमानती होगा। वहीं 2021 का जो अधिनियम लाया गया है, इसमें क्या है,
ऐसे अपराध असंज्ञेय, नॉन कॉन्जिबल और गैर जमानती नॉन बेलेबल होंगे। पहले क्या था, संज्ञेय था, जहां बिना वारंट की गिरफ्तारी की अनुमति थी, अब ये असंज्ञेय कर दिया गया है। ठीक है। बाल कल्याण समिति की बात करें तो देखिए 2015 में क्या था, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की समस्याओं से निपटने हेतु राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए एक या अधिक बाल कल्याण समिति का संगठन करना चाहिए। यह बाल कल्याण समिति में सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ मानदंड निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक सदस्य में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन सी? पहला, न्यूनतम 7 वर्षों तक बाल स्वास्थ्य शिक्षा या कल्याण में शामिल हो। दूसरा, बाल मनोविज्ञान मनोचिकित्सा विधि या समाज कार्य में डिग्री प्राप्त अभ्यास करने वाला अनुभवी पेशेवर हो। यहाँ पर 2021 में क्या संशोधन किया गया, प्रावधान किया गया, यह बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करता है। कोई भी व्यक्ति बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा यदि उसका मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई विगत रिकॉर्ड है, वह नैतिक अधमता वाले अपराध हेतु दोषी ठहराया गया हो तथा इस तरह के अपराध के संबंध में उसे प्रदत्त दंड को उलट नहीं दिया गया है या उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है, उसे भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को वह कभी बाल शोषण या बाल श्रम के नियोजन या अनैतिक कार्य में संलिप्त रहा हो, ऐसे व्यक्ति को वह किसी जिले में किसी बाल देखरेख संस्थान के प्रबंधन का हिस्सा हो, ऐसे व्यक्ति को इस बाल कल्याण समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखते हैं तो देखिए, पहला है केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021। तो इसमें क्या है, केंद्र ने टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए सांविधिक तंत्र प्रदान करने हेतु केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन किया है। भारत में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1955 द्वारा शासित है। वर्तमान में नियमों के तहत कार्यक्रम विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन संबंधित नागरिकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति के रूप में एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध है, किंतु उसे कोई सांविधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। ठीक है, तंत्र तो है परंतु कोई सांविधिक समर्थन नहीं, मतलब सांविधिक दर्जा नहीं दिया गया है। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निर्मित किए गए सोशल मीडिया नियमों के अंतर्गत शिकायत निवारण ढांचे के अनुरूप 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। चलचित्र संशोधन विधेयक 2021 का प्रारूप के बारे में बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन करने हेतु चलचित्र संशोधन विधेयक 2021 का प्रारूप जारी किया है। इसका उद्देश्य बदलते समय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के संबंध में फिल्मों की प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना तथा पायरेसी पर अंकुश लगाना है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान U/A 7+, U/A 13+, 16+ के रूप में आयु आधारित वर्गीकरण आरंभ कर फिल्मों की अलग अलग श्रेणियां निर्धारित करना है। चलचित्र अधिनियम 1952 में 3 श्रेणियों के तहत फिल्मों को प्रमाणन का प्रावधान किया गया है। U श्रेणी अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। UA ये क्या है, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन, दूसरे शब्दों में उपस्थिति की आवश्यकता होती है। वयस्क फिल्म, एडल्ट फिल्म्स, ये 3 कैटेगरी होती है। फिल्म पायरेसी के संबंध में कारावास तथा आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में दीर्घकालिक प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान किया गया। वर्तमान में जारी किया गया प्रमाण पत्र केवल 10 वर्षों के लिए वैध होता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ CBFC का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह चलचित्र अधिनियम 1952 के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह 1952 के अधिनियम, चलचित्र प्रमाणन नियम 1983 और केंद्र सरकार के वर्ष 1993 के दिशा निर्देशों के अनुसार फिल्मों का पूर्व परीक्षण पीरियड एग्जामिनेशन करता है, जिसके आधार पर यह फिल्म को धारा 5B की विभिन्न श्रेणियों तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति प्रदान कर सकता है। मंजूरी से पूर्व प्रत्यक्ष छटाई या संशोधन हेतु आदेश दे सकता है अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से मना कर सकता है। आदर्श किराएदारी अधिनियम MTA के बारे में बात करें तो असम आदर्श किराएदारी अधिनियम को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि कौन सा राज्य आदर्श किराएदारी अधिनियम को अपनाने वाला पहला राज्य है, तो असम है। आदर्श किराएदारी अधिनियम का उद्देश्य किराएदारों एवं गृहपतियों के मध्य दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके दोनों के मध्य विश्वास को बढ़ाना है। इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं आदर्श किराएदारी अधिनियम 2019 की, तो पहला किराएदारी समझौता। कोई व्यक्ति इस प्रकार के समझौते के बिना किसी भी परिसर को भाड़े या किराए पर नहीं देगा। सुरक्षा जमा,
अग्रिम सुरक्षा जमा को रियासती परिषद के लिए अधिकतम 2 महीने के किराए और गैर रियासती उद्देश्यों के लिए 6 महीने के किराए तक सीमित किया गया है। किराया प्राधिकारी रेंट अथॉरिटी, इसे किराएदारी समझौते के पंजीकरण के लिए जिला कलेक्टर द्वारा राज्य या संघ शासित प्रदेश सरकार से पूर्व अनुमोदन के साथ नियुक्त किया जाएगा। किराया प्राधिकारी को किराएदारी न्यायालय एवं अधिकरण फास्ट ट्रैक समाधान के लिए जिलेवार किराएदारी न्यायालय एवं अधिकरण की स्थापना के साथ सिविल न्यायालय में मुकदमों की सुनवाई को रोकता है। यह आवश्यक आपूर्ति या सेवा को रोकना। देखिए, किराएदार के अधीन परिसर में किसी भी आवश्यक आपूर्ति को नहीं रोका जाना चाहिए। आगे देखते हैं, स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 के बारे में, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021। सितंबर 2021 में संसद ने स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ संशोधन अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने के लिए स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? यह अधिनियम स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों से संबंधित मन प्रभावी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से संबंधित कुछ परिचालनों जैसे कि विनिर्माण, परिवहन एवं उपभोग को शासित करता है। कुछ अवैध गतिविधियों जैसे गांजे की खेती और उसमें संलग्न व्यक्तियों को शरण देना एक अपराध है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष के कठोर कारावास, जिसे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नए प्रावधान को 1 मई 2014 से पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय डंपिंग रोधी विधेयक 2021 के बारे में बात करें तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा राष्ट्रीय डंपिंग रोधी विधेयक 2021 संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके प्रमुख प्रावधानों में राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी NADA नाडा, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए सांविधिक ढांचा निर्मित किया जाएगा। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटियों के रूप में स्थापित नाडा और NDTL को विघटित कर पुनर्गठित किया जाएगा। यह नाडा को जांच, डंपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने और निरीक्षण, नमूना संग्रह करने तथा उसे साझा करने एवं सूचना के मुक्त प्रवाह की शक्तियां प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि नाडा के पास पूर्व में छापा डालने का कोई अधिकार नहीं था, अब इसे दे दिया गया है। खेलों में डोपिंग रोधी के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड, एजेंसी और NDTL का लेखांकन एवं लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा किया जाएगा। डोपिंग के बारे में बात करें तो देखिए, डोपिंग ऐसे पदार्थों या शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी मध्यवर्ती पदार्थों साइकोलॉजिकल मीडिएटर्स के उपयोग को दर्शाता है जो सामान्य रूप से मानव शरीर में नहीं पाए जाते हैं। एक प्रतियोगिता के दौरान इसे एथलीटों द्वारा अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए बाहरी सहायता के रूप में ग्रहण किया जाता है। भारत द्वारा वर्ष 2008 में NDTL और वर्ष 2009 में नाडा की स्थापना की गई थी। ठीक है, NDTL 2008, NDTL बोले तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, ठीक है, और 2009 में नाडा की स्थापना की गई थी। वर्तमान में NDTL को तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रहने के कारण विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया। तो ये NDTL जो है ये निलंबित है वर्तमान में। आगे बात करते हैं खासी हिल्स स्वायत्त जिला खासी संपत्ति की विरासत विधेयक 2021 के बारे में। तो इस विधेयक को खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। यह परिषद संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह भाई बहनों के बीच पैतृक संपत्ति के समान वितरण का प्रावधान करता है। खासी समुदाय एक मातृवंशी समाज है। इनमें माता के वंश के माध्यम से विरासत और वंशज का पता लगाया जाता है। खासी समुदाय में सबसे छोटी पुत्री को माता पिता की संपूर्ण संपत्ति विरासत में मिलती है। हालांकि 6ठी अनुसूची के अनुसार एक जिला परिषद द्वारा बनाए गए कानून को पारित करने का अधिकार अंततः राज्य विधायिका के पास ही रहता है। आगे बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021। हाल ही में संसद ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया है। यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन पर केंद्रित है। इस संशोधन का प्रयोजन संघ शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करना है। तो किस नाम से लद्दाख में खोला गया? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 विभिन्न राज्यों में शिक्षण और अनुसंधान हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उन्हें निगमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह उन विद्यालयों से संबंधित अनुषंगिक विषयों का उपबंध भी करता है। वर्तमान में संघ शासित प्रदेश लद्दाख में कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। विरासत संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार, वुमेन्स राइट्स इन द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति के उत्तराधिकार में महिला अधिकारों से संबंधित मामले और दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 से जुड़े अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशक्तिकरण के लिए इन कानूनों में सुधार पर बल दिया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यह हिंदू संयुक्त परिवार के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों से जुड़े मामलों को शासित करता है। इसे
वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था। इसके अंतर्गत पहली बार एक हिंदू महिला को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति दी गई 2005 में। डाउरी अर्थात जिसे दहेज उत्तर भारत में दहेज कहते हैं और दक्षिण भारत में श्री धनम कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है, को 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। विवाह के संबंध में एक पक्ष या माता पिता द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज कहलाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में इसका छठा सेक्शन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।